सोफा। अगर हम लोग इस चीज को जैसे एकदम लो लेवल से सीखेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा लगेगा। मैं नहीं हटाऊंगा ना, मैं टेक्निकल, तो आप प्यून को बुलवाइए। इसमें इस्टेब्लिशमेंट कितने लोग डील करते हैं, हाथ उठाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट जो देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन का, एकेडमिक का, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस के लोग कम है। सेक्शन ऑफिसर लेवल के, सेक्शन ऑफिसर लेवल, सेक्शन ऑफिसर के हैं। अच्छा उधर है। सबसे पहले हम नोटिंग का स्टार्ट करें कि कैसे नोट करना है। लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दूं मैं कि भारत सरकार का, आप लोगों ने भी देखा होगा कि भारत सरकार ने कुछ नियम बनाए हुए हैं जिसके तहत ये होता है कि आप कैसे फाइलिंग करेंगे, कैसे नोटिंग करेंगे, किस तरह का आप, तो वो सारी प्रक्रिया वहां पर दी रहती है। और हम लोग उसके अनुसार क्या करते हैं कि जो हमारा पास प्रैक्टिस होता है हम उसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि हम पहले, मेरे जो पहले वाला व्यक्ति था उसने क्या काम किया तो मैं भी वही काम करूंगा। तो हमें लगता है कि जैसे किसी हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके कई संबंध कई लोगों से होते हैं। पहले देखते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है, अकॉर्डिंगली उसका नामकरण करते हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई पेपर आता है तो उसमें हम देखते हैं कि उसका क्या नामकरण करना है, वो पेपर किसको मार्क करना है, वो पेपर किस प्रकार का है, वो अर्जेंट है, इमीडिएट है, टाइम बाउंड है, या वो पॉलिसी मैटर का है। कुछ चीजें पॉलिसी मैटर की भी हो सकती हैं। तो ये सबसे बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जब चिट्ठी कोई आती है, आरटीआई में है, पीएमओ का कहीं आया हुआ है, मिनिस्ट्री का आया हुआ है, तो ये सारी चीजों को ध्यान देते हुए तब उस चीज को मार्किंग हमको करनी चाहिए। जब उस पेपर को हम ले आएंगे तब हम ये देखेंगे कि किस व्यक्ति के पास जाना चाहिए। अगर उस व्यक्ति के पास जाएगा तो तब वो क्या करेगा, एक उसकी नोटिंग करने की, सबसे पहले तो नोटिंग करेगा, पहले समझेगा कि क्या चीज है। फाइल अगर बनी है तो उस फाइल में उसको पुटअप करेगा। एक नोट साइट होती है, करस्पॉन्डेंस साइट होती है, फाइल किसको बोलते हैं, प्रॉपर टैगिंग कैसे की जाती है। और यदि अगर वाइस चांसलर महोदय के पास या कुलपति महोदय के पास कोई डाक आती है तो उसके ऊपर वो उसके फेस में लिख देते हैं कि ये अर्जेंट है, क्योंकि उनको फोन भी आ जाता है मिनिस्ट्री से कि ये तत्काल 3 दिन के अंदर दीजिए। तो उसको वो लिखते हैं कि इमीडिएट या टाइम बाउंड लिख करके उसके बाद भेज देते हैं। तो वो चीज सबसे बड़ी हमारी वो होनी चाहिए कि हमारे पास जो चिट्ठी आई है वो लेटर का महत्व क्या है। अभी ये बोलेंगे, अभी कई लोग आप लोग डील करते हैं कि एचआरडी बोलती है कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कितने प्रोफेसर हैं, कितने एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कितने नॉन टीचिंग हैं और किस किस कैटेगरी के हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी। तो उसको पता होता है कि इसको कलेक्ट करने में आपको मिनिमम 15 दिन लगेंगे। तो बोलता है कि मुझे 15 दिन के अंदर भेजिए। जब अथॉरिटी के पास आता है यूनिवर्सिटी में तो वो लिखते हैं इसको 7 डेज में पुटअप करिए, क्योंकि उनको 7 डेज में और समय चाहिए, आप 8 दिन में लगा सकते हैं। तो टाइम बाउंड मैनर में हो गया सारा चीजें। दूसरी बात, कभी भी जब हम कोई चीज को पुटअप करते हैं तो उसको पहले ये देखा जाता है कि हमें जो भी व्यक्ति लिख रहा है वो स्पष्ट रूप में लिखेगा। स्पष्ट रूप में पहले बताएगा कि विश्वविद्यालय का हमारे एक एक्ट होता है, इंस्टीट्यूट्स होता है, ऑर्डिनेशंस होते हैं, उसका ज्ञान होना चाहिए। फिर क्या होता है, हमारे पास सीसीए रूल होते हैं, आरटीआई के रूल होते हैं, वे सारे रूल होते हैं। तो हम लोगों को जो मेन काम होता है डीलिंग असिस्टेंट का, वो बहुत बड़ा काम होता है। जैसे हमारी बिल्डिंग बनी है, इस बिल्डिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये ऊपर का नहीं है जितना कि हमारा न्यू है। तो पहली न्यू आप लोग हैं और आपके बेस पे बहुत कुछ ऊपर होता है। कई बार क्या होता है कि हमने देखा, हमें तो इतने साल हो गए कि वाइस चांसलर या रजिस्ट्रार एआर और डीआर की नोटिंग को छोड़ करके और डीलिंग असिस्टेंट की नोटिंग को उठा लेते हैं और उसको अप्रूव करते हैं। लेकिन कभी भी किसी भी कोई पेपर आता है, उस पेपर पे डायरेक्ट नोटिंग नहीं होती है। एक्सेप्ट अथॉरिटी खाली लिख सकता है, ऑर्डर दे सकता है उसमें कि इसको ये करना है, ये इसको तुरंत पुटअप करिए, वो लिख सकते हैं उसमें। लेकिन बाकी सारी नोटिंग किसी भी पेपर में नहीं होती है। सारी नोटिंग होगी आपकी फाइल के अंदर, फाइल बनेगी प्रॉपर, उस पर बनेगी। तो मैं इसी में कुछ चीजें आपको जल्दी जल्दी ये बताऊंगा इसमें
नोट में कि कैसे कैसे हमारे पास होते हैं, पेपर किस तरह आते हैं, फाइलिंग कैसे बनती है, वो थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आप तो देखते होंगे जब प्रमोशन होता है, कुछ होता है या कंफर्मेशन होता है, तो पंक्चुअलिटी बोलते हैं ना, और इंटीग्रिटी। तो अगर हम पंक्चुअल नहीं है तो काम कैसे करेंगे? तो ये गवर्नमेंट ने कुछ बनाया हुआ है अपना मैनेजमेंट का, कि इसमें कितनी कितनी टाइमिंग होती है, वो सारी टाइमिंग से आप लोग को मैंने मालूम है, तो पहले से आप जानते हैं। तो टाइमिंग का सबसे पहला फ्रेम है कि टाइम पे आना, टाइम पे जाना और पंक्चुअलिटी, इसी को बोलते हैं कि कैसे कैसे आना। तो गवर्नमेंट सेक्टर में दिया हुआ कि यदि अगर 5 मिनट लेट होते हैं, 10 मिनट लेट होते हैं, उसके लिए क्या प्राविधान है और कैसे कैसे आपकी छुट्टी कटेंगी, इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। लेकिन मैं आगे वाले पॉइंट पे थोड़ा, इसलिए मैंने, क्योंकि पावर पॉइंट में बनाया हुआ है, तो मैं इसको आगे जल्दी जल्दी निकाल लूंगा और मेन पॉइंट बनाऊंगा आपका नोटिंग ड्राफ्टिंग पर, ठीक है। अटेंडेंस रजिस्टर जैसे होता है, वो किसके पास जाना चाहिए जब सिग्नेचर होता है? तो कोई आपका अधिकारी जो आपका होगा, सुपीरियर बॉस होगा, उसके पास अटेंडेंस रजिस्टर जाना चाहिए, ठीक है, उन्हीं के कस्टडी में होना चाहिए। किस तरह से लिखा जाता है अटेंडेंस रजिस्टर में, वो दिखाएगा कि सीएल है, लीव है, या वो इस तरह की उस पर मार्किंग होती है। हमारे पास सारे टाइप के लोग, हमारे पास फर्स्ट वाले ग्रुप डी एम्प्लॉय है, ग्रुप सी है, ग्रुप बी है, ग्रुप ए है, टीचिंग एम्प्लॉइज है, नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज हैं। तो वो सारे बने हुए हैं, किस किस के लिए कौन कौन सी चीजें हैं, वो गवर्नमेंट ने बताया एकदम बिल्कुल डिफाइन किया हुआ है कि हम लोग कैसे करेंगे और किस तरह से अवकाश, जैसे उनका लीव का होता है, कैसे मेंटेन करेंगे, ये सारी चीजें इसमें आप अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये डिफाइन किए हुए हैं कि कैसे कैसे आपको करना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग, जैसे मैं बीएचयू से आया हूं, तो मुझे स्टेशन लीव लेनी पड़ती है। मैंने थोड़ा मैं उसको बता दूं, स्टेशन लीव लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है? कि हम अगर अपने किसी इलाहाबाद से अगर आप बनारस जाएंगे या हम बनारस से आए, तो एक स्टेशन लीव लेनी पड़ती है अपने अथॉरिटी से, अदरवाइज आप कहीं पे बाहर मूवमेंट नहीं कर सकते। हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है, अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। और उसका हमारे पास दो चीजें होती है, रिवार्ड कम होता है लेकिन पनिशमेंट ज्यादा होता है। गवर्नमेंट ने अक्सर पनिशमेंट की बात की हुई है, तो अगर हम अपने हिसाब से अगर नहीं उस काम को करते हैं तो पनिशमेंट हम लोगों के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक होती है कि हम लोगों को क्या क्या करना है, कार्यालय में कब आना है, कार्यालय से कौन से पेपर बाहर जाने चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन हमको बाहर नहीं देनी है बिना पूछे हुए, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के उसमें पूरा का पूरा दिया हुआ है। कभी भी आपका औचक निरीक्षण किया जा सकता है, तो उसमें ये नहीं होता है कि हम लोग बोलेंगे कि हमारा तो हम तो ये इस तरह चले गए थे, कई लोग ऑफिस से गायब हो जाते हैं, नहीं रहते उसमें, तो उसका भी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि आपका ऊपर कौन सी कार्रवाई होगी। ये सारी चीजें नक्सल में बता रहा हूं मैं। ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल है, कार्यालय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका, ये भारत सरकार की सारी किताब दी हुई है। अगर आप उसको देखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली सारा काम अपने से करने लग जाएंगे। ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल में दिया हुआ है, फिर इसको गवर्नमेंट ने बोला है कि इसको किस किस तरह से काम करना है। मैं इसी पे कुछ मैंने बनाया हुआ कि वही ऑफिस का जो सेंट्रल सेक्रेटरी में लागू होता है, वही हर यूनिवर्सिटी में इस चीज को लागू किया जाता है। तो हम लोग इसको किस तरह से इसका पालन करेंगे। इसमें कुछ शब्द बोले हैं, दिए हैं, जैसे सेंट्रल रेसी है, इसका अर्थ क्या होता है, ये इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सबसे बड़ी भूमिका होती है जो व्यक्ति का हमारा पहली डाक को लेता है, डायरिस जिसको बोलते हैं। इसमें कौन व्यक्ति है जो कि पूरी डाक को लेते हैं? कोई है? हाथ उठाएंगे। आप लेते हैं,
आप डाक लेने के बाद किसको भेजते हैं आगे? अलग अलग होंगे, रजिस्ट्रार ऑफिस अलग होगा, डीसी अलग होगा, उसके बाद तुरंत पुटअप करते हैं। तो किस, जैसे आपको एक डाक मिली, उस पर लिखा हुआ है डीसी मैडम का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरे पे लिखा हुआ सिंपली वाइस चांसलर, तीसरे पे लिखा हुआ कॉन्फिडेंशियल ऊपर से। तो यदि अगर आपको डीसी मैडम ने बोला कि ठीक है आप इस डाक को खोल करके ऑफिशियल डाक को भी खोल दिए, तो कैसे मालूम चलता है आपको कि ऑफिशियल डाक है, इसको खोलना है इसको नहीं खोलना है? एक पे नाम लिखा है मैडम का या रजिस्ट्रार साहब का नाम लिखा है, नाम वाला नहीं खोलना है और बाकी चीजें करनी है। और अगर बाई चांस डीसी या रजिस्ट्रार साहब नहीं है तो उनके ऑप्शंस में जो व्यक्ति होगा उसको तुरंत डाक देनी पड़ेगी, है ना। अब तो ज्यादातर मेल आने लग गए हैं, मेल खाली सिंपली फॉरवर्ड कर देते हैं। तो सबसे बड़ी भूमिका आपकी होती है जो डायरी करते हैं, और उसके बाद तब वो मार्किंग होती है। तो मार्किंग कौन करते हैं? कंसर्न ऑफिसर्स करते हैं या आप ही लोग करते हैं? आप ही लोग करते हैं। अच्छा, अब यहां पे पहले आ गया कि हमारे पास एक हायरार्की होती है। अब इस विश्वविद्यालय में क्या है, लेकिन एक सेंट्रल उसकी हायरार्की होती है कि उसमें जैसे हमारे पास वो होते हैं, क्या कहते हैं, वीसी हैं, रजिस्ट्रार हैं, फाइनेंस ऑफिसर हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, डिप्टी जॉइंट रजिस्ट्रार हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, इस तरह की हायरार्की आते हुए और नीचे आ जाती है जूनियर क्लर्क पे, ठीक है। तो आपके यहां बना होगा कि आपको अपनी फाइल किसको पुटअप करनी है, बना है ना। तो कैसे करते हैं आप फाइल को पुटअप? किसी के सामने करना होगा। जैसे एक चिट्ठी आई, उसमें लिखा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो है कहीं पे उसने कोई वो गलत काम कर दिया या इस तरह से वो बाहर आता है, नौकरी पे नहीं आता है, किसी ने कंप्लेन कर दी, तो क्या करेंगे आप? उस पर उसी चिट्ठी पे लिख देंगे, उसी चिट्ठी पे लिखेंगे या क्या करते हैं? नोटिंग होती है, नोटिंग अलग से होती है। अच्छा, इसमें मैंने लिखा करंट फाइल। अब जैसे करंट फाइल का क्या अर्थ है? करंट फाइल जैसे हमने बोला, फाइलों को बनाते हैं ना हम लोग। पेपर आया, पेपर को बनाने के बाद जैसे बच्चा पैदा हुआ उसका नामकरण करेंगे, लड़का है लड़की है वैसे करते हैं, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, फाइल को जब पेपर आता है तो उसकी मार्किंग आप लोग करते हैं और किसी व्यक्ति को देते हैं। तो डीलिंग असिस्टेंट का नाम लिखते हैं, क्या करते हैं आप लोग? जो जो डायरी जो मार्किंग करते हैं वो बताइए ना मुझे। फाइल की बात नहीं करो सर, मैं कह रहा हूं कि अगर पेपर आया कहीं से डीलिंग असिस्टेंट को, कोई डीलिंग असिस्टेंट जो आरटीआई डील करते हैं वो है, वो उसके बाद क्या करते हैं? आरटीआई कोई डील करते हैं? आरटीआई कोई आरटीआई डील करते हैं? आप बताइए कोई करते हैं? आरटीआई कोई नहीं करता। नहीं, सपोज करिए कि जैसे आरटीआई का डील, जैसे आपका सीएपीआईओ है कि नहीं, तो सीएपीआईओ का ऑफिस होगा, वो उनका काम क्या होता है कि जब डाक उनके पास आती है और डायरेक्ट सीपीआईओ के पास भी डाक आती है, दो जगह डाक आती है, उनको भेजते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो वो जो डील करते होंगे उनके यहाँ भी तो कोई व्यक्ति होगा ना, कोई अधिकारी होगा, वो तो डायरेक्ट डील नहीं करता होगा। हाँ जी, प्रॉब्लम है, हाँ उसमें जाता है। तो मैंने कहने का अर्थ है कि मैं ये कह रहा था ना कि जो डील करते हैं वो क्या करते हैं उसको। सपोज करिए कि कोई एक्स है, मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, उसने बोला कि मेरी जैसे अभी डीसी साहब ने बोला कि किसी का पेंशन का प्रॉब्लम आया हुआ है, उस पेंशन में किसी ने आरटीआई लगा दी उनके बच्चे ने कि क्यों, मैंने किस रूल के तहत ये आप लोग नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो किस तरह से उस पेपर को पुटअप करते हैं, बस ये जानना चाहता हूं। तो आगे आगे हाँ हाँ, मान गया जी।
वहां तक मैं समझ गया। मैं कह रहा हूं जिस व्यक्ति को उसको पुटअप करना है वो व्यक्ति कैसे करता है, बस वो पूछना चाहता हूं कि वो कैसे पुटअप करते हैं। उसी फाइल पे करते हैं या कोई नोट बनाते हैं? नोट शीट बनती है, ठीक। जब नोट पुटअप करते हैं तो क्या क्या लिखते हैं उसमें? जैसे अगर किसी व्यक्ति ने बोला कि इसकी पेंशन नहीं इशू हो रही है तो हमारा क्या फर्ज है? जैसे हम नोट बनाएंगे तो हमें क्या लिखना चाहिए उसमें? क्या लिखते हैं? पहला क्या लिखते हैं? उस व्यक्ति का नाम, जिस व्यक्ति ने कंप्लेन की है कि क्यों की है, किसका पेंशन नहीं मिला। हमारा क्या फर्ज है? जब हमारे पास आएगा तो हम देखेंगे कि वो मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, हम ऐसे नाम ले रहे हैं, मोहन नाम का व्यक्ति है, तो कितने तारीख को रिटायर हुआ, उसकी फाइल आइए। फाइल जब आएगी तो उसका पेंशन का 1 साल पहले रिलीज हो जाता है कि इतने तारीख को आप रिटायर होंगे। तब उस फाइल को जब हम बढ़ाएंगे तो उसकी जब तक पर्सनल फाइल नहीं लाएंगे तो आरटीआई में जवाब कैसे देंगे? तो पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो कितने तारीख को रिटायर हुआ। दूसरा हमको देखना चाहिए कि उसकी पेंशन में क्या दिक्कत आ रही है, पेंशन क्यों नहीं रिलीज हुई। तब हम लोग लिखेंगे कि कौन सा रूल था। अगर वो रूल नहीं लिखेंगे हम लोग तो फिर फाइनेंस ऑफिसर उस पर अपना मैंने आख्या कैसे देंगे? मेरा ही कहना है कि हमारी जिम्मेदारी होती है कि उस व्यक्ति के बारे में सारी डिटेल बताना कि वो व्यक्ति इतने तारीख को रिटायर हो गया है, उस व्यक्ति को ये चिट्ठी मिल गई है, उस व्यक्ति का लीव इनकैशमेंट या ये चीजें नहीं हुई थी या इस तरह का जो भी उसके प्रॉब्लम्स होंगे वो बताएंगे। विश्वविद्यालय का रूल बताएंगे कि इस रूल के तहत इस व्यक्ति को अभी पेमेंट नहीं हुआ था या फाइल बढ़ी हुई है, इनका ऑलरेडी ये केस चल रहा है जिसपे कि इनका डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही थी। तो कहने का अर्थ है कि उस पर सारे रूल को लगाना पड़ेगा और तब बताना पड़ेगा कि ये अभी इस जगह पे ये फाइल पड़ी हुई है, ताकि अथॉरिटी को ये मालूम चल जाए कि हमें कौन सा एक्शन इस पर लेना है और आरटीआई में सुटेबल जवाब देना है। आरटीआई में जवाब देंगे तो क्या करेंगे? जो होने वाला है उसके बारे में लिखेंगे कि इतने तारीख तक हम आपका कर देंगे, ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखा जाता है। लेकिन आपको बता दूं मैं, आरटीआई का एक नियम है कि whatever information is available in the form of in हिंदी में, जो भी सूचना आपके पास या तो हार्ड कॉपी में हो, ऐसे इसमें हो, या सॉफ्ट कॉपी में हो, उसी इंफॉर्मेशन को आप दे सकते हैं। लेकिन भविष्य में क्या होगा, क्या होने वाला है, ये आप नहीं देंगे। आरटीआई में साफ साफ लिखा है। ठीक है, हम लोग सब कुछ करते हैं, हम नया कुछ बताएं। हाँ, अब हम नया बताएं। कुछ हम लोग करते हैं, ये सब कर रहे हैं, सब कुछ होता है। सारे कर्मचारी को कोई दिक्कत नहीं होती है। सर कुछ नया कुछ लाए हो तो बताइए। हाँ, नया बताएं। पहली फाइलिंग में हो गया सारा कि फाइल कैसे करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल फाइलिंग होती है, सारे अधिकारी संतुष्ट करते हैं, सारे अधिकारी हमारे संतुष्ट करते हैं। किसी अधिकारी ने अभी तक कोई शिकायत नहीं किया है कि आपने फाइल गलत बनाया। सर नया कुछ बताइए हम लोग को, तो जो आपसे हम लोग सीखें। अच्छा, ठीक। सब कुछ हम लोग जानते हैं, सारे कर्मचारी हमारे सब कुछ जानते हैं। अच्छा, एक वर्ड है इसमें, एक है जैसे आप ऑफिस नोट बढ़ा रहे हैं, ऑफिस नोट में ये बताइए ना कि एक फाइल जहां नोट साइड होती है, एक करस्पॉन्डेंस साइड होती है, पेपरों को कैसे लगाते हैं आप? जैसे किसी व्यक्ति ने कंप्लेन किया, एक व्यक्ति ने, कि मुझे पेंशन नहीं मिल रही है, उस पन्ने को कहाँ लगाते हैं? जैसे एक फाइल है ना, उस फाइल में कहाँ लगाते हैं, राइट या लेफ्ट? राइट साइड पे। और नोटिंग अपोजिट में होती है। उसके बाद जो रूल एक्स्ट्रा लगाते हैं वो रूल की कॉपी उसके ऊपर लगाएंगे। नंबरिंग कैसे होती है? करस्पॉन्डेंस में राइट टू अप होगी और नोट साइड में लेफ्ट टू डाउन होगी, यही है ना? अच्छा, आपके पास फॉर्मेट है जो रिसीव करते हैं डाक को? सबका मैं ले रहा हूं, डाक जो रिसीव करते हैं उसका एक फॉर्मेट है, नहीं है? एक फॉर्मेट उसका गवर्नमेंट का है, उस फॉर्मेट को यूज कर लेगा। जैसे यहाँ पे ना कि डाक कहां से आई, कितने तारीख को आई, हिंदी में आई कि अंग्रेजी में आई, है ना? उस तरह का लिख के करेंगे। अच्छा, दूसरा बताइए, जब आप लोग ऑफिस नोट पे करते हैं, साइन करते हैं नीचे?
दूसरा नोटिंग कैसे करते हैं आप? टाइप करके करते हैं या हाथ से लिखते हाथ हैं? से करते हैं, टाइप कर सकते हैं, टाइप से करते हैं, जो हाथ से लिखते हैं वो हाथ से लिखते हैं। नहीं, जो हाथ से लिखते हैं तो मैंने वो दूसरे के समझ में आ जाता है, पढ़ लेते हैं। हमेशा नोटिंग का एक नियम है कि नोटिंग में कोई भी शब्द, एक तो जैसे हम बोलेंगे कि एयू नहीं लिखेंगे, बीएचयू नहीं लिखेंगे, आप फुल में लिखेंगे उसको, नीचे सिग्नेचर भी अपना करेंगे और जिसको अथॉरिटी को बढ़ाना है वो बढ़ाएंगे आप। और दूसरा आप वहां पर पहले बोलेंगे कि इसकी डिमांड क्या थी, दूसरा बोलेंगे कि इसकी पोजीशन क्या है, देन लिखेंगे कि इसकी रूल पोजीशन क्या है, और तीसरे नंबर पर ये नहीं लिखेंगे, जैसे मेरे यहाँ भी बीएचयू में मैंने हम भी देखते हैं ऑफिसर्स में कि कीपिंग इन व्यू ऑफ द, मैंने करस्पॉन्डेंट साइड में फ्लैग ए में और बी को देखते हुए, नोट साइड में पेज नंबर 3 पे सी को देखते हुए अथॉरिटी में लाइक टू डिसाइड, क्या करेगी डिसाइड? तो मेरा ही कहना है कि आप लोग क्या ऐसा कोई अगर आपके पास हो तो एक आध बार मुझे दिखा दें कि कैसे करते हैं, तो मैं प्रैक्टिकल भी देख लूंगा। कौन सी चीज आप बोलते हैं अधिकारी को कि मुझे क्या करना चाहिए? अधिकारी को नोट जब पुटअप करते हैं, आप जैसे कर रहे हैं पुटअप, क्या लिखते हैं आप लास्ट में? कि उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए अथॉरिटी अपना डिसाइड करेगी, बोलते हैं ना, आदेशात प्रस्तुत। किस में आदेश चाहिए ये लिखते हैं, ए और बी में आदेश चाहिए या ए या बी में चाहिए, ऐसा लिखते हैं? हाँ, तो अब हम बता रहे हैं आपको ना, नई चीज बता रहे हैं हम आपको, नई चीज बता रहे हैं। कभी भी नोट पुटअप करते हुए ये नहीं बोला जाता है कि पेज नंबर फलाने पे देखिए, पेज नंबर पे फलाने पे, अधिकारी को इतना समय नहीं है। सिंपल आपको उसको फिर से कोड करना पड़ता है कि इस रूल के तहत ये केस कवर होता है या नहीं होता है। अगर आपके दिमाग में दो चीजें हैं कि रूल के तहत इस व्यक्ति को पैटर्निटी लीव नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि इसके 2 बच्चे से अधिक हो गए, ठीक है, फिर आप नीचे लिखेंगे तथापि क्योंकि वो मोहन जो था उसको तीसरी बार मिला था, ये पास प्रैक्टिस में हुआ था, तो अथॉरिटी बताएं कि इन 2 में क्या करेंगे। तब अथॉरिटी के पास है कि पहली वाली अथॉरिटी ने गलत किया था, तो रूल ये बोलता है, तब आपने अथॉरिटी को एक जगह पे लिया है। तो डीलिंग असिस्टेंट का और नीचे के जो नोट पुटअप करने का तरीका होता है वो ऐसा नहीं होता है कि अधिकारी खो जाए अपने आप में। डीलिंग असिस्टेंट कितने हैं? ज्यादा हैं। उसके बाद ये क्या पिरामिड बना, ऊपर वाइस चांसलर एक हो गया। एक व्यक्ति इतनी फाइलों को कैसे पढ़ सकता है? इसलिए कहा गया है कि नोटिंग का सबसे बड़ा, जो आप लोग हैं, आप न्यू हैं, अगर आपकी न्यू कमजोर है तो बिल्डिंग ढह जाएगी। इसलिए किसी भी चीज पे टाइम, जैसे आप लिख रहे हैं कि टाइम हमें देना है, आप 2 मिनट और लगा दीजिए, उसकी फाइल पे पूरी की पूरी लगाइए और लिखिए कि पेज नंबर पे, फ्लैग भी नहीं, पेज नंबरिंग होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आप तो पुराने लग रहे हैं, आपके सामने कई लोग रिटायर भी हो गए होंगे, एक फाइल पे कितने पेज हो सकते हैं? एक फाइल पे कोई व्यक्ति 40 साल नौकरी कर दिया और 2 साल के बाद रिटायर होने वाला है। उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कितना एप्लीकेशन उसने दिया है। सर वो नहीं कर रहा मैं, पर्सनल फाइल में लगी होगी। नहीं, उसने कितना, देखिए उसने कितना पैदा किया और गवर्नमेंट जो है पूरा अनाज बाहर नहीं दे रही है, उसका नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूं कि आपको क्या करना है कि एक फाइल में कितने पेज होने चाहिए, ऐसा पता है? आप बताइए। हाँ, अब बताओ। ये जो मैं किताब की बात कर रहा हूं इसमें लिखा हुआ है कि 100 पेज से ऊपर नहीं होनी चाहिए एक फाइल में। दूसरा, जब दूसरी फाइल बनेगी तो उसका सेकंड वॉल्यूम बनेगा और उस सेकंड वॉल्यूम में आप उसको नीचे लगाएंगे और वहां लिखेंगे। दूसरा है, मैंने जैसे कहा कि नामकरण करते हैं, बच्चा पैदा होता है ना, कि लड़का है तो लड़के का नाम, लड़की है तो लड़की का नाम। देखते हैं कि मेरे घर में किसी रिश्तेदारी में किसी का नाम तो नहीं है, देखते हैं कि नहीं? ये नॉर्मल बात बता रहा हूं। तो भाई जब आप फाइल खोलते हैं, उस फाइल में आप कैसे बनाते हैं? जैसे मुझे एक प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट हुआ, आपको उनकी नई फाइल बनानी है। दूसरी प्रोफेसर आपके वहां हैं लेकिन वो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर आपके ही यूनिवर्सिटी में थे, तो उनकी फाइल को आप कैसे बनाते हैं? फाइल तो अलग बने, उनकी फाइल दोनों के सेम नाम है, उसमें स्टार नहीं, सेम नाम नहीं है, केस 2 है। एक बंदा बाहर से आया दिल्ली से, दूसरा बंदा यही यूनिवर्सिटी का है, लेकिन दोनों का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया। एक प्रोफेसर बना डायरेक्ट, एक बना अपने यहाँ का डायरेक्ट। इनकी ऑलरेडी फाइल है, अब उसको आप दोनों की फाइल कैसे बनाएंगे? फाइलें तो दोनों की अलग बनेगी,
दोनों की फाइल तो अलग बनेगी ना। रखने का है कि एक फ्रेश में रखें, एक गोल्ड में रख सकते हैं, एक में ले न्यू अपॉइंटमेंट लिखते हैं और एक गोल्ड में ले तो उसकी नंबरिंग कैसे करते हैं? जैसे नंबरिंग तो उसी नहीं, क्या सिस्टम है आपका नंबर का? कोई फाइल अगर प्रोफेसर आए तो आप क्या नंबर देते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं? जैसे हमारे यहाँ लिखते हैं ए बी करके डालते हैं, ठीक है, उसके बाद उसका नाम डालते हैं, फिर प्रोफेसर है तो क्या आपके यहाँ क्या सिस्टम है? हमारे यहाँ भी देखिए अलग, जैसा कि मेरे यहाँ जो सिस्टम है वो भी अपॉइंटमेंट होते हैं। जैसे फ्रेश अपॉइंटमेंट हुआ उनकी फाइल अलग बनता है और फाइल बन गई। मेरे दो बच्चे पैदा हुए, एक का नाम मैंने मोनू लिखा, दूसरा सोनू लिखा, लेकिन मोनू मोनू रहेगा, सोनू सोनू रहेगा। ठीक है, आप मुझे बताएं कि जो भी मोनू और सोनू दो है, अब आप उस फाइल में आपने मोनू का नाम मोनू लिखा, सोनू का सोनू लिखा, लेकिन उसको फ्यूचर में उनको देखना पड़ेगा कि कैसे लाएंगे, टैक्सी कैसे होगा, इन टैक्सी इस नंबर से देखेंगे। ये नंबर सबको संबोधित करें, किसी एक को नहीं, सबको संबोधित करें। नंबरिंग इंडेक्सिंग, सुनिए मेरा ये कहना है ना कि फाइलों को जब आप बनाते हैं तो क्या नाम देते हैं, क्या नंबर लिखते हैं, वो बताएं मुझे। हैं? सर ऐसा है, मैं एक एग्जांपल मोनू का नाम बोला मैंने, तो बोले मोनू कौन है, मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, चलिए ठीक है, एलडीसी का खोला मैंने, चलिए आइए, एलडीसी का फाइल है, जूनियर क्लर्क की फाइल बनानी है, ठीक है, एक ग्रुप बी से डायरेक्ट में आ गया, वो यही आपका ग्रुप बी था, और दूसरा जूनियर क्लर्क जो है वो डायरेक्ट आया है रिक्रूटमेंट में। अब उनकी फाइलें आपको बनानी है, क्या नाम देंगे बताइए, क्या देते हैं आप? फाइलें कैसे बनाते हैं? जैसे हमने बोला मोनू सोनू दो नाम हो गए, तो उसके बाद क्या होता है, हमारे यहाँ इंप्लॉय आईडी नंबर होता है, जैसे आपके यहाँ है ऐसा सिस्टम? नहीं है। तो फाइल में कैसे बनाएंगे कि ये फाइल अगर किसी अधिकारी को देखनी होगी एट ए ग्लांस, वो नाम नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको कम्युनिकेट करना है, तो ऊपर से कौन से नंबर है? आप देखिए, आपके पास चिट्ठियां आती होंगी एचआरडी से, यूजीसी से, वो लिखता है उसपे CU ब्रैकेट में कुछ लिखता है ना, दूसरे नंबर का अलग होता है। जब वही नंबर वो डालता है, खाली डेट अलग करता है, तो बोलता है इवन नंबर, पुराना नंबर है लेकिन तारीख ये है ना, नंबर देता है, फाइलिंग करता है। आपके यहाँ क्या सिस्टम है फाइलिंग का? मैंने क्या नाम देते हैं, क्या नंबर देते हैं? कोई नंबर देते हैं, उसको बोलते हैं कैच वर्ड। कैच वर्ड, जैसे आपको इंडेक्स बनाना है कंप्यूटर पे, आपके पास बहुत सारी वॉल्यूमिनस फाइल है, 5000 लोग हैं, अब आपको देखना है कि मेरे पास ग्रुप डी इंप्लॉय जो है वो 300 है, लेकिन मुझे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम देखना है, तो आपके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है कि उसको नाम से खोज लीजिए, तो हो सकता है कि वो नाम के कई लोग होंगे, दूसरा होता है कि फाइलें जब आप बनाते हैं तो फाइलों को आप नंबर देते हैं, नाम देते हैं। फाइनेंस की फाइल अलग होगी, फाइनेंस की फाइलें जो बनेंगी वो अलग बनेगी। जैसे एक व्यक्ति पैदा होता है, जूनियर क्लर्क पैदा हुआ, उसकी कितनी फाइलें बनेगी? एक उसकी स्टैब्लिशमेंट बनेगी, एक लीव की बनेगी, लीव की अलग होती है फाइल, आपके एक ही बनता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि ये सिस्टम बोला गया है कि अलग बनेगी। जैसे सर्विस बुक पेंशन की जाएगी, सर्विस बुक उसकी बनेगी तो एक फाइल उसकी वहां चली जाएगी, सर्विस बुक में जो रिटायरमेंटल बेनिफिट उसको बाद में मिलेंगे, है ना। तो अलग अलग फाइलें बनती हैं उनकी, एक ही फाइल अगर एक जगह रहेगी तो फाइनेंस और एडमिन दोनों कैसे देखेगा? की अलग फाइल रहती, प्रशासन, हाँ यही अलग अलग है ना, लेकिन उसमें आप, मैं कह रहा हूँ ना, तुम पेन पॉइंट नंबर कैसे देते हैं आप उसमें? पेज नंबर रहता है, पेज नंबर नहीं बोल रहा, पेज नंबर तो पेज नंबर, पेज नंबर से ढूंढा जाता है, पेज नंबर। अच्छा, पेज नंबर, इसका मतलब इंडेक्स नंबर है आपका, इंडेक्स में फाइलिंग है, तो क्या ऊपर नंबर में आप डालते हैं उसके नंबर को? पेपर पे उसका केस नंबर है, अच्छा, केस नंबर जब ढूंढे वही आदमी, वही आदमी मिलेगा। इसका मतलब इंडेक्सिंग सब इस तरह से करते हैं, ठीक। ये फॉर्मेट वाला देख लीजिएगा, हाँ फॉर्मेट वाला, फॉर्मेट अब जैसे एक चिट्ठी आई ऊपर से, आपने आई चिट्ठी, अब आप उस चिट्ठी को फिर आपको कम्युनिकेट करना है, आंसर देना है किसी को, किस तरह से बढ़ती है फिर फाइलें। जैसे आपने रिसीव किया था तो फिर डायरी डिस्पैच एक ही जगह एक आदमी करता है, डायरी भी वही करता है, डिस्पैच भी वही करता है, एक ही यूनिट करती है। उसके बाद तो फाइलें ऑफिस कॉपी रहती है तो चली जाती है उस कंसर्न में,
जोड़ा जाता है। जरा ना जो रिसीव करते हैं डाक को, आप लोग उसको कैसे देखते हैं कि मिनिस्ट्री वाली जैसे डाक आ गई, मिनिस्ट्री वाली आई, राज्यसभा का क्वेश्चन पूछा उन्होंने तो उसका आंसर देना होता है, राज्यसभा का क्वेश्चन होता है उसका आंसर देना होता है, लोकसभा का होता है, उस डाक को आप कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूट? जो डायरी करते हैं वो बता रहा हूं, लोकसभा का नहीं आता है, यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछते, आता ही नहीं है। प्रशासन, तो प्रशासन में कौन डील करते, कोई है? अच्छा, आता है। लेकिन राज्यसभा लोकसभा में कोई व्यक्ति किसी यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में कभी फाइनेंस के बारे में बोल सकता है, कभी रिक्रूटमेंट के बारे में बोल सकता है, अलग अलग होगा ना यूनिट आपकी, तो उनको आप कैसे करते हैं? टाइम बाउंड मैनर में करते हैं, क्या करते हैं? फाइलों के ऊपर लिखते हैं कि समयावधि के अंदर देना है, ये समयावधि के अंदर है, टाइम बाउंड है, नोट पे लिखते हैं? नहीं, फाइल के ऊपर। एक चीज और बता दूं मैं आपको, जैसे कोई फाइल है, अब राज्यसभा का कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा और उसको 3 दिन में जवाब देना है, तो जब आप फाइल को पुटअप करते हैं तो उसके ऊपर एक फ्लैग लगाइए, उस फ्लैग के ऊपर लिख दीजिए उसको बोल्ड में ये इतने दिन के अंदर इसको जाना है, टाइम बाउंड है, ताकि अधिकारी को क्या होगा कि वो फाइलें तुरंत पहले पुटअप करनी पड़ेगी, और जो डीसी साहब के पीए होंगे, रजिस्ट्रार साहब के पीए होंगे, फाइनेंस ऑफिसर के पीए होंगे, वो तो तत्काल उसको देखेंगे इसकी पीला टाइप का क्या आ रहा है, वो उस फाइल को उठा करके सबसे पहले देंगे, है ना? सुनिए, आपके पास सपोज करिए कि आपके पास कुछ ऐसे पेपर आए हैं, 3 प्रकार के पेपर आए। एक पेपर में आया है कि ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इस मैटर को जाना चाहिए, दूसरा है आपके पास कि ये आरटीआई का ये मैटर है और आपको ये इंफॉर्मेशन देनी है। सपोज करिए आप डीलिंग असिस्टेंट है ना, एक मैटर आता है कि इस व्यक्ति का प्रमोशन नहीं हो रहा है ना, और दूसरा आता है कि लोकसभा में ये तुरंत इसका जवाब रिटर्न मेल से देना है। अब आपके पास चाह रहा है कौन से पहले उठाएगा, कौन सा पेपर पहले उठाएंगे? जिसमें अर्जेंट मांगा गया है वो पेपर उठाएंगे पहले ना, पहले उसको उठाएंगे, अर्जेंट मांगा है पहले उसको उठाएंगे, दूसरे उठाएंगे, तीसरे देखेंगे कौन पहले प्रायोरिटी पे, कौन छुट्टी के अंदर है, क्या छुट्टी पड़े है तो उसके पहले ही हमको देना है, उस हिसाब से पेपर का अधिकारी प्रस्तुत करना। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि अधिकारी 5 बज गया और कहते हैं कि ये कल तो सैटरडे संडे छुट्टी है, और फ्राइडे की शाम को देखते हैं कि सर की गाड़ी निकल गई कि नहीं, उसके बाद बोलते हैं पीए को कि देखो यार फाइलें हैं दबा के रख देते। वो ध्यान देना चाहिए ना कि उतनी तारीख तक, फ्राइडे तक उसको कंप्लीट होके जाना चाहिए, ये इंश्योर करना चाहिए। कई बार होता है ना कि फाइलों को दूसरी फाइल के साथ रख देते हैं, पीए साहब को भी जाना होता है, 2 दिन छुट्टी है और बॉस नहीं है, तो इससे हमेशा अवॉइड करना चाहिए इस चीज को कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्राइडे को 5 बजे से पहले आप उस चिट्ठी को कम्युनिकेट कर दें, ये ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? नोटिंग जब आप करते हैं, नोटिंग में भी मैंने ऊपर एक और दिखाना था आपको, ये बीच में फुल स्क्रीन आ जा रहा है उसको, सर ये पीडीएफ की प्रॉब्लम है, अगर आप पीडीएफ की जगह पीपीटी अच्छा उसका प्रॉब्लम है। हाँ पीपीटी यूज करेंगे ना तो वो नहीं पीपीटी में है स्लाइड आपकी पीपीटी। अच्छा चलिए सुनिए मैं बता रहा हूँ, मैं इसे बता दूँ। ऐसा है जैसे नोटिंग हमने की, नोटिंग का हमने बताया कि नोटिंग में आप करते हैं पूरा लेते हैं, 3 चीजें बताते हैं कौन सा पार्ट इसको देना है,
नोटिंग में एक चीज मैं थोड़ा और बता दूं, जब ठीक है, जब हम किसी चीज को कम्युनिकेट करते हैं तो हम हायर अथॉरिटी से आदेश लेते हैं कि यदि अगर उचित हो तो ये चीजें उस व्यक्ति को हम कम्युनिकेट कर दें। तो अपनी नोटिंग में जो सबसे अच्छा डीलिंग असिस्टेंट होते हैं वो पहले सोच लेते हैं कि मुझे क्या करना है। जैसे हम भविष्य में कौन सा पैसा कहां लगाते हैं, उसी तरह नोटिंग में भी एक चीज आती है कि आपको अच्छा नोट कैसे लिखना है, जो भाषा नोटिंग में जानी चाहिए, जो उसको कम्युनिकेट करना चाहिए। बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट नहीं होती हैं, तो उस पोर्शन पर हम देखते हैं कि उस अ पे या ब पे हमको आदेश चाहिए पर्टिकुलर रजिस्ट्रार साहब का, बीसी का या फाइनेंस ऑफिसर का, कंट्रोल एग्जामिनेशन का। तो वो चीजें जो आपको कम्युनिकेट करनी होती हैं वो एग्जैक्ट उस पोर्शन में आनी चाहिए जो नोटिंग होती है ना। नोटिंग और ड्राफ्टिंग का सबसे बड़ा यही होता है कि कभी बार क्या होता है, हम लोगों के पास फाइल आती है और हैफाजत ऑफ फेम में देर हो रही है और फाइल बढ़ जाती है, लेकिन जब उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है तो वही प्रक्रिया दोबारा होती है कि डीएफए पुट अप करिए, फिर वो जाती है फिर डीसी साहब क्या, रजिस्ट्रार साहब क्या। तो इससे हमको बचना चाहिए। और अच्छा तरीका एक और है नोटिंग ड्राफ्टिंग में कि जैसे ही आपने नोटिंग बोली, जैसे मैंने केस बोला कि मैंने एक्स व्यक्ति है, उसने पेंशन के लिए बोला था, अब हमें उसको जवाब देना है। तो उसमें बहुत सारे जवाब आप नहीं दे सकते कि फाइलें यहां गई हैं, ये गई हैं। आप बोलेंगे कि आपका मैटर अंडर कंसिडरेशन है, तो वो वाला पोर्शन कहां आएगा कि दिस में भी कम्युनिकेट, मतलब ये उस व्यक्ति को हम यदि आदेश हो तो ये जो अ पे लिखा हुआ है इसको हम उस व्यक्ति को सूचित कर दें, और इसका ड्राफ्ट जो ड्राफ्ट बनाते हैं उसको हम एक बना करके रख दें पहले। तो अधिकारी के पास क्या होगा कि आपने दो काम किए, नोटिंग में दिमाग में था कि क्या नोट किया, दूसरा आपने उसका उनको किस रूप में चिट्ठी को जाना है वो बना के रख दिया, और साथ ही साथ अधिकारी ने देखा कि अच्छा क्या दिया इसमें, क्या लिखा, पहले देखा क्या कंप्लेन है, दूसरा देखा रूल क्या है, तीसरा देखा कि क्या पोजीशन है, और चौथे में बोला कि क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। और अधिकारी फट से देखेगा आपका जो डबल काम है वो एक सिंगल वे में हो गया। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको भी अच्छा लगेगा, और अगर 15 दिन फाइल लौटती है तो आप भूल जाएंगे मैंने क्या लिखा था। तो मुझे लगता है कि यह सबसे बेस्ट तरीका है कि अधिकारी के लिए भी और कर्मचारी के लिए भी कि वो दोनों काम इकट्ठा करें, और जो आप कम्युनिकेट करते हैं उसका एक ड्राफ्ट लगा दिया करिए, मसौदा लिख लिए उसके ऊपर। यदि अस्वीकृत होता है तो इसका मसौदा हमने पेज नंबर पर लगाया है आपके मैंने देखने के लिए और इसको स्वीकृत करने के लिए। तो आपका काम क्या हुआ, दोनों काम आपने एक बार में कर दिया। तो ऐसा करते हैं कभी नहीं, डीएफए लगता है फर्स्ट टाइम लगता है कि लास्ट में लगता है जब वहां अप्रूवल आ जाता है। तो ये तो टाइम टेकिंग हुआ ना। सपोज करिए रजिस्ट्रार साहब ने बोला कि अरे भाई डीसी साहब ऐसे डिस्कशन कर रहे थे तो इसको डीसी साहब तक भेज दीजिए, तो ये टाइम टेकिंग है, इससे बचना चाहिए हम लोगों को। इसीलिए तो भाई आप इतना देखिए, सबसे बड़ा सौभाग्य मैं आपको बता दूं, आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि जो अधिकारी इसमें हैं आपके, इससे पहले कोई ट्रेनिंग हुई थी आपकी, नहीं हुई थी, तो अब आपको तो और उत्साहित होना चाहिए। दूसरी बात, हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि वो अपने इतने बिजी रहते हैं हायर अथॉरिटी कि कभी कुछ उनके बहुत सारे काम होते हैं, एचआरडी में होते हैं, ईजीसी में होते हैं, स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स झेलते रहते हैं। तो आपके लिए कौन सोचेगा, हर व्यक्ति जाता है 10 बजे जाता है, 5 बजे जाता है, बोलता है टेंशन फ्री हो गए, लेकिन उनको देखिए कितना टेंशन होता है। हम लोग 18-18 घंटे 24-24 घंटे काम करते हैं, डीसी बोलते हैं कि नो सिलेक्शन होना है तो होना है। तो हम लोग भी काम करते हैं, ऐसा नहीं। हम आज आपके सामने है, जो हमने किया हम वही आपको बताएंगे, लेकिन तरीका बताइए किस तरीके से आपको अच्छा लगेगा। नहीं होता था, इसीलिए तो जो अथॉरिटी है वो बोल रही है कि भाई ये बहुत दिक्कतें होती हैं, थोड़ा इन लोगों को ट्रेन कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि अगर मैं उतनी दूर से आया हूं तो मैंने जो सीखा और जो इतने साल मैंने काम किया, अगर आप भी काम करते हैं और कोई हिच नहीं होता पूछने के लिए किसको कौन सी चीज पूछनी है। मैं बता रहा हूं कि हमारे यहाँ वाइस चांसलर डीपी सिंह जी थे, जो इस समय यूजीसी के चेयरमैन हैं। कई बार क्या होता था कि मैं नोट पुटअप करता था पे फिक्सेशन वाले में, ऊपर से नोटिंग होती थी, उस समय मैं सेक्शन ऑफिसर था। तो जब नोटिंग होती थी ऊपर से, तो वीसी साहब क्या करते थे, बोलते थे कि एक्स ऑन पेज नंबर इतना अप्रूव्ड, सारे ऊपर के हटा देते थे। तो कभी कभी क्या
क्या होता है कि आप ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल हैं ऊपर आपके अधिकारी बैठे हैं वो देख लेंगे, नहीं, आप ऐसी चीज ला सकते हैं क्योंकि आप बहुत सारी केसेस को जानते हैं। सर हाँ, हम आपको बता रहे हैं ना, मेरी बात सुनिए, हम बता रहे हैं यहाँ पे देखिए अभी एक्टिंग डीसी साहब भी बैठे हैं, एफओ साहब भी बैठे हैं, शायद रजिस्ट्रार साहब नहीं है, आपके सारे अथॉरिटी यहाँ पे लगभग बैठे हुए हैं। अगर उन्होंने हमको यहाँ बुलाया है तो वो भी तो सुन रहे हैं ना। अगर आप ऐसे बोलते तो बोले ट्रेनिंग में आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते हो, आप करके तो दिखाइए। हमेशा ये याद रखिएगा, अगर मैं अपने राइट साइड पे चलूंगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा, जब मैं रॉन्ग जाऊंगा तो एक्सीडेंट होगा। दो चीजें होती हैं कि मुझे जल्दी होती है तो एक्सीडेंट होता है। अगर आप खाली इस चीज को न बोलें, आज के बाद से आप ऐसा पुट अप करके देखिए आपके अधिकारी आपको अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं। हम लोग ढूंढते हैं कि मेरे साथ उस कर्मचारी को लाइए, क्योंकि हम उसकी वर्किंग को जानते हैं। तो ऐसा बनिए कि कल लोग आपका नाम लें कि हाँ भाई उनकी नोटिंग तो बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छा लगता है। ये मैं आपको बताऊं क्योंकि मैं खुद इस चीज से गुजरा हूं, तब मैं आपको बता रहा हूं। जब आपको बोलते हैं कि उनकी नोटिंग बहुत अच्छी है, आप लोगों के ईसी की मीटिंग का कौन बनाता है एजेंडा? एजेंडा कौन बनाते हैं? अब एजेंडा आप बनाते हैं, कई बार आप क्या करते हैं कि एजेंडा बनाते हैं तो उसके बाद मिनट्स भी बनेंगे। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। मैं अभी शेयर कर रहा था कि अभी मेरे 13 तारीख को आना था, 12 तारीख को मेरी मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में मैं भी था रोस्टर कमेटी में। तो मैंने क्या किया कि 10 तारीख को उसके सारे मिनट्स तैयार करवा लिए। तो चेयरमैन साहब बोले कि ये पहले बना दी। मैं कहा सर इससे एक शब्द कोई बढ़ा नहीं सकता। तो ये आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे हमारे मैंने अध्यापक होते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, है ना, इकोनॉमिक्स का है, पॉलिटिकल साइंस के हैं, साइंस में केमिस्ट्री के हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं। ठीक उसी तरह से एक्सपर्ट आप भी बनिए नॉन टीचिंग में कि मैं इस चीज का एक्सपर्ट हूं। तो देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। आप 5 बजे उठना नहीं चाहेंगे, आप उसको काम पूरा करना चाहेंगे पहले। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक आपके अंदर से अपनी आवाज नहीं आएगी और आपको ये महसूस नहीं होगा कि हाँ यार हम भी सम्मान से जीना चाहते हैं। और सम्मान क्या है? आप अपने एक्सपर्ट हैं उसमें। भाई वो टीचर वहां पे एक्सपर्ट है अपनी जगह, अधिकारी अपना एक्सपर्ट है। आप अगर नोट पुट अप करते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, उसकी नोटिंग बहुत अच्छी होती है। क्यों होती है? वो अधिकारी को या तो बोलता है कि पैटर्निटी लीव इस रूल के तहत गवर्नमेंट के 15 दिन मिलती है और 2 सर्वाइविंग चाइल्ड पे मिलेगी। ऊपर अधिकारी आपकी बात को ओके करेगा, चाहते हुए भी कि मैं उस व्यक्ति को कुछ बेनिफिट दे दूं, लेकिन नहीं दे सकते। आपने लिख दिया, आपको इग्नोर नहीं कर सकते। और जब आप 2 लिख देंगे कि सर वो 2 होता था लेकिन वो फलाने व्यक्ति को ऐसे ऐसे लोगों को दिया गया था, क्योंकि आप ज्यादा जानते हैं। तो अब डीसी साहब तो नहीं बोलेंगे अरे यार क्या करूं मैं, ये 2 इसने लिख दिया है, तो अब वो डायलेमा में आ जाएंगे। लेकिन जब हम नोट में लिख देंगे कि कॉरेस्पॉन्डेंट साइड एफ में पेज नंबर फलाने में उसको देखते हुए नोट साइड इतनी को देखते हुए आप डिसाइड करिए, तो माथा पकड़ लेंगे ना। तो तब वो बोलेंगे कि डीलिंग असिस्टेंट कौन है। पता चला कि आप हिंदी में लिखे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या लिखा, है ना। कई बार होता है ना कि समझ में नहीं आता तो अर्थ का अर्थ होता है। इसलिए कंप्यूटर में अभी हिंदी में मेरे यहाँ अभी एक चिट्ठी इशू हो गई है कि सारे लोगों को, हम फौज क्षेत्र में आते हैं, सभी लोग 100% हिंदी में काम करेंगे। और वाइस चांसलर की चिट्ठी इशू हो गई। आपके यहाँ भी हिंदी में है? नहीं है, अभी आ जाएगा हिंदी में। लेकिन आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मुझे ये कहा गया है कि हमारे यहाँ सारा काम हिंदी में और मुझे हिंदी में बोलना है। तो हिंदी में है, आप समझिए, आप हिंदी में करिए। सभी करस्पॉन्डेंट इंग्लिश में आता है। हाँ, हाउ इज पॉसिबल टू गिव आंसर इन इंग्लिश? सभी जो है ऑल द सेक्टर लेटर एंड एनी कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। और अब कैसे यहाँ से कैसे करते कोई इंग्लिश जवाब बनाए? अब देखिए मैं बताता हूँ, 2 चीजें हैं। कोरोना लगा है, घर में खाना नहीं है। अब हम कैसे जाएंगे कि पुलिस हमको मार देगी? अब हमको सोचना है कि यार फोन करो पुलिस वाले को कि देखो मेरे घर में बच्चे हैं छोटे, दूध नहीं मिल रहा है और फट से पहुंचा दो। ये मैंने लगाया। दूसरा मैंने बोला कि बच्चों क्या करूंगा, देखो बाहर डंडे पड़ जाएंगे, हम काम नहीं करेंगे। उसने लिखा हुआ है कि जो क्रॉस क्षेत्र में है उस व्यक्ति, उसके यहाँ जो भी चिट्ठी आएंगी आप उसको द्विभाषी में देंगे।
अंग्रेजी में भी देंगे और हिंदी में भी देंगे। अभी मेरे यहाँ अपॉइंटमेंट लेटर इशू होते हैं, मैं फॉर्मेट लाया हूं, हम अंग्रेजी में भी करते हैं और हिंदी में भी करते हैं। आपके यहाँ कोई हिंदी अधिकारी हैं? हिंदी अधिकारी हैं, मेरे यहाँ भी हिंदी अधिकारी हैं, वो हमसे बोलते हैं कि आप